अभी 6 महीने हो गए हैं इस साल के और अब ये हाफ ईयरली एनालिसिस लगातार आने शुरू हो गए हैं। पिछले हफ्ते हमने आपसे बातचीत की थी कि इन 6 महीनों में कितनी इंस्टीट्यूशनल मनी रियल एस्टेट के अंदर आई और अब वक्त है ये 6 महीनों का लेखा जोखा देखने का। ये 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार हो चुका है कि कैसा रहा है हमारा रियल एस्टेट मार्केट, और ये रिपोर्ट कार्ड आ रहा है नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से, जहां पर फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 के लिए रेजिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट में किस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो निकल कर आई। एक हल्का आइडिया मैं आपको दे देता हूं, उसके बाद विस्तार से बातचीत शुरू करेंगे। तो देखिए, अगर पहले बात कर ले हम रेजिडेंशियल की, तो यहां जरूर थोड़ी सी सुस्ती नजर आई है। क्या वो जगह आ गई है जब एक टर्न अराउंड होना शुरू होगा? कुछ शहरों में हमें वो दिखना शुरू हो गया है जहां पर घरों की बिक्री में थोड़ी रफ्तार धीमी पड़ गई है, या रुक सी गई है, या थोड़ी नीचे भी चली गई है। कुछ शहर बेहतर करते हुए नजर आए हैं, लेकिन हाँ, इसमें एक बात निकल कर जरूर आ गई है कि भले ही रफ्तार धीमी पड़ी हो, लेकिन अभी भी बिक्री में जो महंगी प्रॉपर्टीज हैं, जो थोड़ी हाई एंड प्रॉपर्टीज हैं, उनका जलवा बरकरार है। लेकिन क्या आगे भी रहेगा, ये बड़ा सवाल होगा। दूसरी तरफ जो ऑफिस स्पेस है, वहां तो कमाल हो गया है। ये जो फर्स्ट हाफ गया है, ये ऐतिहासिक हो गया है इन टर्म्स ऑफ जितनी सेल्स हुई है, लीजिंग हुई है। अब तक ऑफिस स्पेस के इतिहास में इतना बेहतर फर्स्ट हाफ नहीं देखा गया अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो किस चीज़ ने उसे इतना बेहतर बनाया है, इसके मायने क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे आपके और हमारे लिए, इसमें समझने वाली बात क्या है, ये भी आज हम देखेंगे। राइट, तो शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट कार्ड की। और जैसा मैंने आपसे कहा कि रिपोर्ट कार्ड आया है नाइट फ्रैंक इंडिया की तरफ से, तो इस रिपोर्ट कार्ड को विस्तार से हमें समझाएंगे। हमारे साथ हैं गुलाम जिया साहब, सीनियर एडी नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे चहेते गेस्ट हमारे प्रॉपर्टी गुरु भी। बरसों से आप इन्हें हमारे साथ देख रहे हैं। सर, एक बार फिर से खुशामदीद और बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। थैंक यू सो मच, ऑलवेज अ प्लेजर। जब आपने आवाज़ दी हम हाजिर हुए हैं। आज दोबारा वो मौका है, अगले कुछ मिनटों में आपके साथ हम बने रहेंगे इस रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। बिल्कुल, चलिए, तो शुरुआत किससे करना चाहेंगे, ऑफिस से या रेजिडेंशियल से? आज आप बताइए। चूंकि बेशतर लोग मकानों के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा विचार यही है कि रेजिडेंशियल शुरू किया जाए। हालांकि ऑफिस से डायरेक्ट ताल्लुक़ रहता है लोगों के जॉब्स का, उनके नौकरियों का, लेकिन चूंकि मकान हर किसी को चाहिए, रेजिडेंशियल से शुरुआत की जाए। चलिए ठीक है, रेजिडेंशियल से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपकी रिपोर्ट ये कह रही है कि रेजिडेंशियल में मतलब मैंने उसमें से जो निकाला उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर एक बड़ा पॉइंट पकड़ूं तो वो ये है कि पिछले साल के मुकाबले, हालांकि छोटी है 2% ही है, लेकिन बिक्री में गिरावट आई है। भले ये 2% है, छोटा है, लेकिन इसके मायने मुझे लगता है बड़े होंगे। वो आप हमें बताएंगे कि क्या ये एक टर्न अराउंड की बात कर रहा है, क्या दिखाता है ये 2% की गिरावट? ये जो आप जिस 2% की गिरावट का जिक्र कर रहे हैं, ये जो टॉप के 8 शहरों का लेखा जोखा है। पर अगर आप शहर दर शहर देखें तो कोई एक दूसरा सा पहलू दिखाई देगा। हर शहर में अगर आप मार्केट को और स्लाइस एंड डाइस करें, जो अपर एंड, जैसा आपने पहले भी जो तमहीद बांधी उसमें आपने बताया कि हाई एंड अपार्टमेंट्स जो अब भी उसी रफ्तार से बिक रहे हैं, तो ये कह देना कि केवल जो 2% की कमी आई है, इसके कारण ये कह देना कि मार्केट अब गिरती हुई दिखाई देगी, मेरे विचार में ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जैसा हम इस पर जिक्र कर ही रहे हैं कि कुछ शहर, लाइक फॉर एग्जांपल मुंबई में अब भी वही रफ्तार बरकरार है। दिल्ली और बेंगलुरु में थोड़ी गिरावट आई है, बेंगलुरु में कम, दिल्ली में ज़्यादा। एनसीआर में तकरीबन 9% की गिरावट, बेंगलुरु में 3% की गिरावट। लेकिन ये सारे जो बड़े मार्केट्स हैं, उसी दूसरी ओर पूना एक बड़ा मार्केट बन के उभरा है। और हाफ ईयरली नंबर्स अगर आप देखें, तिमाही नंबर अगर आप देखें, तो आज पूना बेंगलुरु और एनसीआर के दर्जे पे आ खड़ा हुआ है। तो ये कुछ एक ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप में बहुत महत्व रखती हैं। तो आज भी मैं ये नहीं समझता कि मार्केट टर्न अराउंड के सिग्नल दे रही है। शायद थोड़ी रफ्तार सुस्त पड़ती हुई दिख रही है, लेकिन इस रफ्तार की सुस्ती को पूरी तरह से एस्टैब्लिश करने के लिए आपको चंद एक क्वार्टर्स या साल 2 साल इंतज़ार करना बनता है। ये इतनी जल्दी जो लोगों ने ऑलरेडी ये नज़में बनाना शुरू कर दी कि वक्त आ गया है अब गिरेगा वगैरह, मेरे ख्याल से दुरुस्त नहीं है। थोड़ा और सब्र करना ज़रूरी है, ताकि और चंद क्वार्टर्स देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचने में आसानी हो।
ठीक है जी। तो मैं थोड़े नंबर्स और बता दूं यहाँ पे दर्शकों की सहूलियत के लिए। तो जनवरी से जून ये जो पहला हाफ है इसमें 1,70,201 यूनिट्स ओवरऑल इन 8 बड़े शहरों में बिकी है, और उसी में जो 2% का आंकड़ा है वो हम बता रहे हैं। लेकिन जैसा जिया साहब कह रहे हैं कि अभी जल्दी मत कीजिए, अभी ये घोषित मत कीजिए कि ये यहाँ से गिरावट का दौर शुरू हो गया है। अगर आप इसे गिरावट मानते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म में गिरावट होगी, तो आपको कुछ एक क्वार्टर्स और इंतजार करना पड़ेगा, ऐसी एक दो और रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो हम थोड़ा इसको और स्लाइस एंड डाइस करते हैं, जैसा सर कह रहे थे। और कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर, मसलन कि 1 करोड़ से महंगे घर 17% ज्यादा बिके हैं। 2 से 5 करोड़ के घरों की बिक्री में तो ऑलमोस्ट 30% का उछाल आ गया है। बिक्री का ऑलमोस्ट 50% 1 करोड़ प्लस वाले घरों से है। 1 करोड़ से ज्यादा वाले अगर इन टर्म्स ऑफ नंबर देख लें, 83,000 से ज्यादा घर बिके हैं। ओवरऑल 1,70,000 थे, और 1 करोड़ तक सीमित वाले उसका हाफ बना रहे। तो ये शुरू के जो 4 पॉइंटर्स मैंने अभी कहे, 1 करोड़ से महंगे घरों की बिक्री 17%, और 2 से 5 करोड़ मतलब और महंगे घरों की बिक्री में और ज्यादा 30% का उछाल। ये क्या बताता है? और चूंकि बात हाई एंड की अब शुरू हो गई है, तो जो थोड़ी देर पहले हम जिस पॉइंट को, जिस मुद्दे को सामने रखना चाह रहे थे, वो यही है कि मार्केट सेगमेंट्स को अलग अलग करके अगर आप देखें, तो सबसे ऊपर का जो सेगमेंट है, जो कीमती मकान, जो लग्जरी अपार्टमेंट्स की बिक्री है, वो तो न सिर्फ बरकरार है बल्कि और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसा अभी आपको नंबर्स जिसका आपने जिक्र किया वो दर्शाता है कि जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, जो हाई एंड अपार्टमेंट्स हैं, इनकी बिक्री की रफ्तार और बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि आपने एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताई कि एक वक्त था जब लग्जरी अपार्टमेंट, हम उस वक्त चूँकि हम 1 करोड़ से ऊपर के मकानों को हाई एंड मकान कहा करते थे। 1 करोड़ से ऊपर के मकान 20-25% भी नहीं होते थे। तकरीबन 2/3 50 लाख से नीचे के मकान बिका करते थे कोविड के आने से पहले। उसके बाद जो मार्केट में एक तब्दीली आई है, जो एक बहुत बड़ा चेंज आया है, वो ये है कि अपर एंड अपार्टमेंट की बिकने की रफ्तार बढ़ी है। इस कदर बढ़ी है कि अब जो 50 लाख से नीचे के वैल्यू वाले मकान हैं, उनकी तादाद श्रिंक होके, कम होके 1/3 से भी कम रह गई है। तकरीबन शायद 1/4 के आसपास आ गई है, 25-26% ही रह गई है। और ओवरऑल जो अपर एंड है जो 1 करोड़ से ऊपर का है, वो 50% से ज़्यादा का शेयर लिए जा रहा है। तो इस चीज़ से तो ये बात तय है कि हाई एंड वाली जो मार्केट है, तकरीबन हर डेवलपर आज उस मार्केट को केटर करने में लगा हुआ है, जिसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। अगर हम पॉजिटिव्स पर गौर करें तो जाहिर सी बात है, चूंकि हर डेवलपर कॉमर्स वो अपना बिजनेस संभालना चाहता है, तो जहां पर रफ्तार बरकरार है, जहां पर मकान तेज़ी से बिक रहे हैं, अच्छे दामों पर बिक रहे हैं, बेहतर प्रॉफिट बना रहे हैं, वहां पर डेवलपर्स का फोकस पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ज़्यादा होता चला गया है। और उसके बरखिलाफ़ जो दूसरा और है, जो निचली तह है, जिसे हम अफोर्डेबल हाउसिंग कहते हैं, 50 लाख से नीचे वाले मकान, वहाँ पर तकरीबन हर वो डेवलपर जिसको आप और हम जानते हैं या नॉन डेवलपर कह लें, वो वहाँ से पलायन कर चुके हैं। अब कोई भी उस सेक्टर को केटर नहीं कर रहा। 50 लाख से नीचे के मकान बनना तकरीबन बंद हो चुके हैं। बस चंद एक डेवलपर जो बहुत ज़्यादा नामी गिरामी ना हो, नामचीन ना हो, वो अब भी वहाँ बरकरार हैं। और ये अपने आप में एक बड़ा मसला बनकर आगे दिखाई देगा, क्योंकि एक तरफ तो तर्क वितर्क की अगर बात कर लें, लोग कहते हैं कि अगर मकान हैं तो मकान बिकेंगे, मकान अगर ना हो तो क्या बिकेगा। और ये बात बिल्कुल सही साबित होती है जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग पर नज़र डालें, कि अगर वहाँ पर मकान बन नहीं रहे हैं तो खरीदार के सामने बड़ा मसला है कि खरीदे भी तो क्या खरीदे। राइट। तो ये जो चीज़ है आगे चल के और बिकट होती हुई दिखाई दे रही है और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, क्योंकि वहाँ कोई डेवलपर, अच्छे डेवलपर बचे नहीं हैं। जो हैं वो बहुत छोटे डेवलपर हैं, चंद एक ही छोटे छोटे क्वांटिटी में छोटी मात्रा में मकान बना रहे हैं, और उसके कारण वहाँ पर जो श्रिंकेज है वो लोअर एंड में बहुत ही साफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है। वैसे तो आपने एक्सप्लेन किया कि क्या कारण है, चूंकि एक बिजनेस है और वो एक बिजनेस सेंस जहां बनेगा वहां होगा, लेकिन फिर भी ये जो नीचे वाला सेगमेंट है, जिसमें आपने कहा कि घर नहीं है इसलिए नहीं बिक रहे, होते तो बिकते, बल्कि शायद वहां डिमांड ज्यादा ही होती, पर क्यों नहीं बनाना चाहते हैं डेवलपर? एक बहुत ही मोटी सी बात मैं सामने रखना चाहूँगा, और शायद चंद एक नाम यहाँ आ जाए, माफ़ कीजिएगा, यहाँ किसी को प्रमोट करना मकसद नहीं है। जब कोई बड़ा नामी डेवलपर 100 करोड़ के 3500 मकान बेचना शुरू करता है,
हर वो मकान जो बेचा जा रहा है वो शायद 2 या 5 दिन में उसका ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो रहा है। उसके बरखिलाफ जब वही डेवलपर को किसी टियर 2 मार्केट में 50 लाख के मकान बेचने पड़े तो वो एक मकान की जो सेल्स एंड मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बनिस्बत आपको 10 गुना ज़्यादा मार्केटिंग का एफर्ट्स लगाने होंगे, क्योंकि वो मकानों की बिक्री, वो 50 लाख के शायद 50-60 मकान बिके तब जाके 1-2 मकानों का 100 करोड़ वाले 1-2 मकानों की बराबरी कर पाएँ। तो ये मसला तो बहुत बड़ा है कि अगर आपके अपर एंड में इतनी सुविधा के साथ, इतनी सरलता के साथ मकान बिक रहे हैं, और जिसकी मीडिया में भी कई बार उछाला जाता है कि इन्होंने लॉन्च किया और 100 मकान बेच दिए, उन्होंने लॉन्च किया, फलां ने लॉन्च किया और सारे मकान बिक गए। तो ये अपर एंड की कहानी है, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो सिंपल है। जहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा है, जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, जहाँ पर आसानी से बिक रही है, बस सामान बिक रहा है और प्रॉफिट ज़्यादा है, मार्जिन ज़्यादा है, ज़ाहिर सी बात है फोकस वहाँ है। जब यहाँ पर तंगी होना शुरू होगी, जब अपर एंड में किसी किस्म की कोई दुविधा दिखाई देगी, तब इनका ध्यान दोबारा लोअर एंड पर आकर्षित होगा, जो आज से 10 साल पहले हुआ करता था। जी। अब हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि उनको कोई झटका लगे वहाँ पर तवज्जो देने के लिए, उसके पहले ही अगर वो अपनी तवज्जो वहाँ पर मरकूज़ कर पाएँ तो बेहतर होगा। तो मतलब